सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी कैन सी ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर एंड टेक्सचर। जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं और टेक्सचर जो होता है सारे ऑब्जेक्ट्स का वो एक जैसा जो है नहीं होता है, अलग अलग जो है होता है। All these objects are made up of different substance and all substance are made up of very tiny particle। तो जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ना, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं और वो जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से जो है मिलकर बने होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। तो जब हम लोग बात करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर बना है और जो सब्सटेंस है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो पार्टिकल की जब हम लोग बात कर रहे हैं वो पार्टिकल कितना ज्यादा छोटा होता है। क्या 1 ग्राम का होता है कि 2 ग्राम का होता है कि आधा ग्राम का होता है, कितना बड़ा और कितना उसका वेट जो है होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। When we add a few drops of Dettol to a glass of water, all of it smell of Dettol. The smell can be detected even when we keep on adding more and more water. Why it is so? अब देखो, अगर हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर हम लोग 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम लोग डेटॉल का कुछ बूंद डाल देते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमने मतलब कहने का ये है कि एक बर्तन लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें मान लेते हैं कि शुरू में हमने 100 ml पानी को डाला इसमें, ठीक है, और 100 ml वाटर को डालने के बाद इसमें हम लोगों ने 3 बूंद जो है क्या डाल दिया, डेटॉल का ड्रॉप जो है हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग जब स्मेल करेंगे इस पानी को तो हमें डेटॉल का स्मेल आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर यस, डेफिनेटली आएगा। अब मान लेते हैं कि पहले तो हमने इसमें 100 ml पानी डाला था, अब मान लेते हैं कि 100 ml और पानी डाल देते हैं। अब हम लोग अगर स्मेल करके देखते हैं तो क्या हमें डेटॉल का स्मेल आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर है स्मेल आएगा। अगर और 100 ml डाल देंगे तो भी क्या होगा, डेटॉल का स्मेल जो है आता रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग एक एक्टिविटी करके हम लोग उसको समझते हैं। Dissolve 2-3 crystal of potassium permanganate in 100 ml water, figure 1. Carefully note the color of the solution। मतलब फिर से हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और उस बीकर में जो है हम लोगों को क्या करना है, 100 ml पानी लेना है, जैसे यहां पर हमने लिया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा जो है हम लोग उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। तो पहले पानी का जो कलर था ना, अब वो चेंज हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट को डालने के बाद। इतना काम हमारा हो गया। अब आगे समझते हैं। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड एड इट टू 90 ml वाटर। मतलब पहले हमने एक बीकर लिया था, इस बीकर में हमारे पास क्या था, 100 ml पानी था और हमने इसमें 2-3 टुकड़े डाले थे, किसके, 2-3 टुकड़े डाल दिए थे हम लोगों ने, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 टुकड़े जो है हम लोगों ने इसमें डाले थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहां से जो है 10 ml पानी को निकालेंगे जो इसमें मिला हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, और क्या करेंगे, एक दूसरे बीकर में डालेंगे और इस दूसरे बीकर में जो पानी होगा अब वो कितना होगा, 90 ml होगा। तो 90 ml प्योर वाटर होगा और यहां से जो 10 ml जो हमने निकाला है उस 10 ml को यहां पर डालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहां से हम लोग 10 ml पानी को और मिक्सचर को निकालेंगे, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो यहां से लिए थे इसमें डाले थे उसको, फिर इसको क्या करेंगे, तीसरे में डालेंगे। तीसरे में फिर से हम लोग क्या करेंगे, 90 ml फिर से हम लोग पानी लेंगे और 10 ml फिर से यहां से डालेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअसली जो है 5 से 8 बार जो है करते रहेंगे। यहां पर भी देख सकते हो, ये जो पहला बीकर था जो कि प्योर वाटर है 100 ml का, फिर इसमें हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 टुकड़े डाले, इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, 10 ml जो है इस सॉल्यूशन को निकाल लेंगे और दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें 90 ml पानी रहेगा और ये 10 ml आ जाएगा। फिर यहां से हम लोग 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे, फिर इसको यहां डालेंगे और इसको 5-6 बार जो है हम लोग करेंगे। To detect the color of dilute solution, place a piece of white paper behind the beaker
एंड कंपेयर विद द बीकर ऑफ प्लेन वाटर। अब आपको क्या करना है, उसका कलर में कितना चेंजेस हो रहा है इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बीकर के पीछे साइड जो है आप क्या कीजिए, एक व्हाइट पेपर को लगा दीजिए ताकि आप कलर को क्या कर सको, क्लियरली जो है ऑब्जर्व कर सको। आगे देखते हैं, तो थ्रू दिस एक्टिविटी वी सी दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर सफिशिएंट टू कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही टुकड़े होते हैं जो कि सफिशिएंट होते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकें, वो कलर कर सकें। देखो पोटेशियम परमैंगनेट का हमने कितना टुकड़ा लिया था, शुरू में 2-3 टुकड़ा ही लिया था और पानी कितना था 100 ml। फिर यहां से हम लोग 10 ml पानी को निकाले, सॉल्यूशन को निकाले, फिर 90 ml पानी में डाल दिए। तो देखो थोड़ा सा ही हिस्सा जो है पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है, उस पानी के कलर को बदलने के लिए जो है क्या है, कैपेबल है। जस्ट थिंक हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाउ स्मॉल दे मस्ट बी। तो यहां पर आपको सोचने के लिए यह बोला जा रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल हमने लिया है, उस क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल्स जो हैं होंगे और वो कितने ज्यादा जो है स्मॉल होंगे। Actually, the particles are so minute that the substance cannot have any smaller particles। मतलब जिस पार्टिकल के हम लोग बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वो पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा है कि उसको हम लोग चाह कर भी और उससे छोटा जो है नहीं बना सकते। These particles are of two types, atoms and molecule। और कोई भी सब्सटेंस जो दो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल। और इसमें भी जो सबसे छोटा है वो क्या है, एटम्स। तो कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है, जब उसका हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो टुकड़ा बचेगा, जिसको हम लोग और फर्दर जो है डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, फर्दर उसको पार्ट नहीं कर पाएंगे, वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। सो एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो हमारा जो एटम होता है क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एटम के कंबाइन होने से क्या बनता है, एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स जो है बनता है। People have been trying to understand the atom for several centuries। अब बहुत सारे लोग जो कोशिश करते आ रहे हैं कि ये जो एटम है कैसा दिखता है, कैसा इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में सैकड़ों सालों से लोग जो है स्टडी करते हुए आ रहे हैं। हाउ डिड वी रीच आवर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इतना कॉन्फिडेंटली कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, यहां तक की कहानी हम लोगों तक कैसे पहुंची, मतलब हम लोग कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम से ही मिलकर बना होता है। आइए इसके पीछे की स्टोरी को हम लोग जानते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ एटम। एटम को खोजने की कहानी की, किस तरीके से एटम के बारे में लोगों का ध्यान गया, किस तरीके से हमने रिसर्च किए, किस तरीके से हम लोगों ने फिर कंक्लूजन निकाला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। The story of the attempts to understand atom is very fascinating, beginning in early 500 BC। मतलब सोच सकते हो कि आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है कि उस समय के जो लोग हैं वो भी क्या जानना चाहते थे कि एटम कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा बना, ये सब चीजों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे। ठीक है, द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, और हमारा इंडिया इसमें आगे था, और उस समय हमारे जो है एक ऋषि मुनि थे जिसका नाम था महर्षि कणाद, postulates that if we go on dividing matter, द्रव्य, हिंदी में मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्य बोलते हैं, we shall get smaller and smaller particles। Ultimately a time will come when further division will not be possible and we will get the smallest particle which would be indivisible। अब महर्षि कणाद ने क्या किया, बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, मैटर को संस्कृत और हिंदी में द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो जो द्रव्य होता है, जब हम लोग उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकल की या उस द्रव्य पदार्थ का हम लोग और छोटा टुकड़ा जो है नहीं कर सकते, मतलब वो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है और वो कैसा होता है, अनडिविजिबल होता है, उसको फर्दर हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते। An ancient Greek philosopher Leucippus and his student Democritus also thought of what would happen if we go on dividing matter and believe that a stage would come when particle obtained could not be divided further।
तो सबसे पहले एटम को समझने के लिए जो मर्सी कनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जब हम लोग किसी मैटर को टुकड़ा करते करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहां पर हम लोग एक टुकड़े के बाद से और ज्यादा टुकड़ा उसका नहीं कर सकते और वो पार्टिकल कैसा हो जाता है, अनडिविजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रीक के कुछ फिलोसोफर थे, जैसे क्या दिया है इसका नाम, ल्यूसिपस, और उसका जो स्टूडेंट था डेमोक्रिटस। इन दोनों ने मिलकर भी ये सोचा कि क्या होगा कि अगर हम लोग एक मैटर को डिवाइड करते 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 जाएं और एक समय ऐसा आएगा जहां पर उसको फर्दर डिवाइड ना कर पाए। डेमोक्रिटस कॉल दिस इनविजिबल पार्टिकल एटम्स, और सबसे पहले जो है इसी डेमोक्रिटस नामक जो स्टूडेंट था, जो किसका स्टूडेंट था, ल्यूसिपस का, उसने इसका नाम क्या रखा, उस इनविजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम उसने क्या रखा, एटम रखा। मीनिंग दोस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, और एटम का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। He also said that the entire universe is made up of atom, और उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो जो उसका स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, डेमोक्रिटस, इसने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो किससे मिलकर बना है, एटम से जो है मिलकर बना है। But we know that science is more than the thinking and philosophizing. It needs different experiments, analyze, logic and theories to test ideas. लेकिन ऐसा तो नहीं है, साइंस जो है क्या करता है, सोच और किसी फिलोसॉफी पर बात को एक्सेप्ट तो नहीं करता है। साइंस जो है किसी चीज को तभी एक्सपेरिमेंट मतलब तभी उसको एक्सेप्ट करता है जब उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, एनालाइज करेगा, लॉजिक लगाएगा, थ्योरीज लगाएगा, बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट को एनालाइज करेगा, फिर मानेगा कि हाँ ये बात क्या है, सही है। लेकिन अभी तक ऐसा बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, लॉजिकल बातें जो है नहीं हुई थी। Since Democritus did not have any basis for this idea, therefore his atomic theory did not become very popular. अब इसने क्या किया था, सिर्फ सोच समझकर उसका नाम एटम रख दिया था और उसके पास कोई सबूत नहीं था एक्चुअल में। तो जब इसके पास कोई प्रूफ नहीं था तो ये जो इसका जो आइडिया था कि पूरा दुनिया एटम से मिलकर बना हुआ है, किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है, ये वाला जो इसका थ्योरी है ये इतना ज्यादा पॉपुलर जो है नहीं हो पाया। इन 306 BC एन एथेनियन Epicurus wrote in his book that all things around us are made up of atoms. फिर उसके बाद 306 BC में एक और एथेंस मतलब ग्रीस का, आज का प्रेजेंट डेट में बात करें तो एथेंस जो है उसकी बात कर रहे हैं, ग्रीस के, तो उसका नाम था एपिक्यूरस। इसने भी अपने एक किताब में लिखा कि पूरा दुनिया जो आसपास हम लोग चीजें जो देखते हैं वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। ल्यूकेरिटस ऑल्सो मेंशन एटम इन हिज पोएम नेचर ऑफ थिंग्स, और उसने अपने एक पोएम नेचर ऑफ थिंग्स में भी इसको मेंशन किया। Ultimately, this opinion gained experimentally validity when new techniques were developed in chemistry in the 18th century. और ये इनकी जो बातें जो क्या है 500 BC की है, 300 BC की हैं, ये बातें चलते आ रही थी कि पूरी दुनिया एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। लेकिन ये वेरीफाइड कब हो पाई, जब हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, तभी जाकर हम लोगों को पता चला कि ये जो बातें जो बोल रहे थे इनकी बात क्या है, गलत नहीं है, इनकी बातें क्या है, सही है। भले उस समय वो प्रूफ नहीं दे पाए थे, लेकिन 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी के लास्ट में जो है क्या हुआ, ये प्रूफ हमको मिल गया कि उनकी बातें बिल्कुल क्या थी, सही थी। You have already read that the mass of matter remain conserved during a chemical reaction. हमने ये भी पढ़ा है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है उतना ही मास कितना होता है, किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। In 1799, the French chemist Proust postulates the law of constant proportion according to which all chemical compounds are made up of element, and in a chemical compound the elements are always present in the definite proportion by mass. इसके बाद एक तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था प्राउस्ट, जो कि फ्रांस का था, उसने क्या किया, उसने एक नया रूल निकाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा कि केमिकल का जो भी कंपाउंड होता है, चाहे H2O हो चाहे CO2 हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। This law was experimentally verified by the many scientists and it is explained the formation of many compound. अब इनकी बातों को जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, प्रयोग कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके वेरीफाइड किया कि हाँ, हर सब्सटेंस या हर कंपाउंड जो होता है उसमें जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका जो मास का रेशो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक डिफाइनाइट ही जो है हमेशा होता है।
द वेरियस एफर्ट टू डिस्क्राइब द टू लॉस ऑल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम। अब ये जो दो लॉ हैं, एक तो हमारा किसका लॉ, मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और दूसरा जो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला लॉ है, ये जो दो लॉ हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प किए हमको किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किए। John Dalton was a school teacher and scientist in the Britain who explained why the different laws were true and he gave us atomic theory। अब जॉन डाल्टन जो कि स्कूल के एक टीचर थे और साइंटिस्ट भी थे ब्रिटेन में, उन्होंने क्या किया, फाइनली फिर उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी निकाली और उस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने पूरी तरीके से समझाया कि एटम क्या है, कैसा दिखता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। Dalton's efforts were published in the form of book in 1808। Dalton's theory can be described as follows। अब उन्होंने एक किताब लिखी अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ताकि सही बातों को समझाया जा सके दुनिया को करके, और उनकी किताब जो है पब्लिश हुई 1808 में। और डाल्टन्स थ्योरी ने जो बातें जो कही या उनकी थ्योरी की जो बातें वो इस प्रकार हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। डाल्टन्स थ्योरी में जो है क्या बातें कही गई थी आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो पहला बात जो डाल्टन्स ने कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं सारे के सारे मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही कर दी इन्होंने। दूसरा, एटम्स आर इनडिवाइजिबल इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल। इन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता है बल्कि बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। Which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। और किसी भी एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक से दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। थर्ड है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक एलिमेंट है, इसके हमने टुकड़े किए और टुकड़े करके हमको ये एटम मिले, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हमको एटम्स मिले, इसके आगे इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये डाल्टन्स ने बोला कि इनका जो भी एटम है ना, जैसे मान लेते हैं कि इस मैटर का नाम ए है, तो ए मैटर के जितने भी एटम्स है ना, सबका मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो एक मैटर के जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास सेम रहता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। चौथी बात इन्होंने कही, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक ही मैटर के सारे एटम्स तो सेम होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा मैटर है बी और उसके जो एटम हैं अब इस तरीके से हैं। तो अब उन्होंने बताया कि ए के सारे एटम्स ये आपस में सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो रखते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है बी के एटम के प्रॉपर्टी के साथ जो है सेम होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी अलग मास होगी, इसकी अलग मास होगी, इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। यह बात जो है डाल्टन्स ने जो है कही थी। पांचवा बात इन्होंने कहा, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर के फॉर्मेट में क्या होते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब जैसे देखो CO2 में क्या हुआ, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम पार्टिसिपेट किया। H2O बनाने के लिए क्या हुआ, H2O के कंपाउंड को बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन हुआ। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे होल नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। मतलब 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, मतलब ऐसा नहीं कि 10, 20, 50, 100 ऐसे एटम्स मिलकर जो है कंपाउंड बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे होल नंबर के फॉर्मेट में मिलकर ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है करते हैं। अगली बात है छठवीं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। और किसी एक कंपाउंड में उनका जो नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा, CO2 में 1 कार्बन होगा तो 2 ऑक्सीजन होगा। ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इज एटम इनडिविजिबल। क्या एक्चुअल में एटम जो होता है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।